नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस YouTube चैनल टीचर्स एजुकेशनल टीचिंग एकेडमी शिक्षक शैक्षिक शिक्षण संस्थान पर, जहां आज हम विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे प्रदर्शन विधि अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब तक हमने व्याख्यान विधि अर्थात लेक्चरर्स मेथड का विश्लेषण और संश्लेषण किया है। लेक्चरर्स मेथड जिसमें अमूर्त विचारों के माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है, जो कि व्याख्यान विधि होती है वह अमूर्त विचारों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाती है। अतः विद्यार्थी जो है उसका संज्ञानात्मक स्तर है, जो सीखने वाला अधिगम करता है उसका जो संज्ञानात्मक स्तर है वह संज्ञानात्मक स्तर पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था की चौथी अवस्था जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं उस स्तर का होना चाहिए, अर्थात 11 से 15 या 16 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इस आयु के अंतर्गत बालक जो होता है वह 6 से 12वीं क्लास तक या 6 से ऊपर की जो क्लास है 6 से ऊपर की जो क्लास है उसके अंतर्गत होता है। इसीलिए व्याख्यान विधि का जो उपयोग है वह 6 क्लास से जो ऊपर की क्लास है, उच्च स्तर की क्लास है, उसके अंतर्गत किया जाता है। परंतु अब हम जो विधि पढ़ेंगे उसका नाम है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में वास्तविक वस्तु के प्रदर्शन द्वारा वास्तविक वस्तु का उपयोग करके, मूर्त वस्तुओं का उपयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षण करवाया जाता है। तो इसमें अधिगमकर्ता मूर्त वस्तुओं का उपयोग करके अपना अधिगम करता है। इसीलिए इस अवस्था के जो बालक हैं यदि वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो उन बालकों में भी अधिगम जो होता है वह स्थायी होता है। अतः प्रदर्शन विधि का उपयोग हम पहली क्लास से 5वीं क्लास अर्थात 7 से 11 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए कर सकते हैं। व्याख्यान विधि का उपयोग हम केवल 6 से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं, परंतु पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास या पहली क्लास से 12वीं क्लास तक हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है जिनकी पूर्ण हो चुकी है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं, उनके लिए हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रदर्शन विधि क्या है या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है। अब प्रदर्शन विधि जो है इस विधि के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु की रचना, किसी वस्तु की प्रक्रिया को मूर्त रूप में समझाया जाता है। वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना तथा तकनीकी भाषा में प्रदर्शन करना कहलाता है। अर्थात किसी भी घटना को, वैज्ञानिक घटना हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई रचना हो सकती है, किसी वस्तु की प्रक्रिया को हम जब दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हैं, तो इसको हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं, अर्थात दिखाना। अधिगम प्रक्रिया में केवल मात्र अमूर्त विषय वस्तु के विषय में ज्ञान दिया जाए तो मस्तिष्क में स्थायी नहीं रह पाता है। हम जानते हैं अधिगम प्रक्रिया में यदि केवल हम अमूर्त विषय वस्तु के विषय में ज्ञान दें, अर्थात अमूर्त विषय वस्तु के अनुसार हम ज्ञान दें तो वह स्थायी नहीं रह पाता है, क्योंकि उसमें बालक जो है सक्रिय रूप से अपनी अधिगम संरचना, अपनी संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि वह उसमें सक्रिय नहीं होता है, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग नहीं कर पाता है। परंतु यदि वह उसका प्रत्यक्षण करता है, अर्थात उसको देखता है, उसका प्रेक्षण करता है, उसमें समानताएं, उनकी तुलना करता है, उनमें विभेदीकरण करता है, तो उसके पश्चात वह अपनी संरचना का निर्माण मूर्त वस्तुओं के अनुसार कर पाता है। जबकि मूर्त विषय वस्तु का ज्ञान अपेक्षाकृत स्थायी होता है। मूर्त विषय वस्तु का ज्ञान अपेक्षाकृत स्थायी इसलिए होता है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक जो सूत्र हैं, सीखने के जो सूत्र हैं, उनके अनुकूल होता है। अर्थात पहले मूर्त वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, फिर वह अमूर्त वस्तु के बारे में अपनी संज्ञानात्मक संरचना निर्मित कर सकता है। इसीलिए प्रदर्शन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसी सिद्धांत पर आधारित है कि पहले उन्हें मूर्त वस्तुओं का ज्ञान दिया जाए, जिससे कि वे अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सके, अपनी आँख की जो ज्ञानेंद्रिय अपनी और अपनी सुनने की जो ज्ञानेंद्रिय उनका प्रयोग करके उसको सीख सके। इस विधि में शिक्षक एक सैद्धांतिक अन्वेषा को बताता है तथा सिद्ध करता है। अर्थात इस विधि में शिक्षक क्या करता है, किसी सैद्धांतिक अन्वेषा, सैद्धांतिक कोई विषय वस्तु है जिसका सैद्धांतिक ज्ञान हमें देना है और उसके साथ वह प्रयोग करके भी, उसका अन्वेषण करके भी बताता है और उस विषय वस्तु को वह सिद्ध करता है। तो इसे हम कहते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में किसी भी विषय वस्तु की प्रक्रिया को मूर्त रूप में या वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात प्रदर्शन विधि में
मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आप जानते हैं। पहले उसे मूर्त वस्तु के बारे में बताया जाता है और फिर वह अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करता जाता है। इसी प्रकार से वह उदाहरणों के माध्यम से सामान्यीकरण करता हुआ सूत्रों को स्थापित करता है, या हम कहें कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सिद्धांत का या शिक्षण सूत्र का पालन करता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करता है, जो कि व्यावहारिक और सफल और उपयोगी सूत्र है। इसी के माध्यम से विद्यार्थी में सफल अधिगम हो पाता है। इस विधि में शिक्षक जो है वो छात्रों के सामने प्रयोग का प्रदर्शन करता है, अर्थात शिक्षक जो है वह प्रयोग का प्रदर्शन छात्रों के सामने करता है, और इस प्रयोग प्रदर्शन को जो शिक्षक करता है उसे हम आदर्श प्रदर्शन कहते हैं, आदर्श प्रयोग कहते हैं, जो कि शिक्षक सर्वप्रथम करता है। तथा प्रयोग से संबंधित विभिन्न पक्ष जो कि संरचनाएं हैं, जो पद है, जो हम कहें कि जो संप्रदाय है, उन पक्षों का जो मूल संरचनाएं हैं, उसकी मुख्य बिंदु है, उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। अर्थात यह इसमें व्याख्यान विधि का भी प्रयोग कर सकता है, जिससे कि उसकी तुलना करना, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में प्रश्नोत्तर करना, उसके बारे में समानताएं विभिन्नताएं खोजना, इसके बारे में शिक्षार्थी चिंतन कर सकता है। प्रदर्शन के समय छात्र भी सक्रिय रहता है, अर्थात जब प्रदर्शन होता है तो छात्र क्या रहता है, सक्रिय रहता है। छात्र कैसे सक्रिय रहता है, क्योंकि यदि उसकी रुचि की वस्तु उसे दिखाई देती है तो वह उसके बारे में चिंतन करता है, उसमें समानताएं खोजता है, और जो देखने दृश्य जो सामग्री होती है उसके प्रति विद्यार्थी अधिक सक्रिय होते हैं। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों, दोनों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने श्रवण ज्ञानेंद्रिय और अपनी जो आँख की जो ज्ञानेंद्रिय उसका भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पाठ जो है वह द्विपक्षीय हो जाता है। द्विपक्षीय का अर्थ है कि दोनों के मध्य अंतक्रिया होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य अंतक्रिया होती है, दोनों सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि भी होती है और दोनों सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, इसलिए यह द्विपक्षीय हो जाता है, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतक्रिया होती है, जिसके अंतर शिक्षक एवं छात्रों की पाठ में लगातार रुचि बनी रहती है। अर्थात यह जो विधि है प्रदर्शन विधि, इसमें शिक्षक की भी और छात्रों की दोनों की रुचि उसमें बनी रहती है, क्योंकि छात्र भी शिक्षक को प्रदर्शन में सहायता प्रदान करते हैं, उपकरणों को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से उनकी रुचि बनी रहती है। इस विधि में छात्रों की निरीक्षण और तर्क शक्ति का भी पर्याप्त विकास होता है, अर्थात इस विधि में जो छात्र होते हैं वह उस वस्तु का, उस प्रक्रिया का जब प्रत्यक्षण करते हैं तो उसको आत्मसात कर लेते हैं और निरीक्षण शक्ति का विकास करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, और तर्क शक्ति का भी विकास होता है, अर्थात क्रमबद्धता, एक के बाद एक प्रक्रिया की जो क्रमबद्धता है उसका विकास उनमें होता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि इस विधि के गुण क्या है। ये जो विधि है इसके गुण क्या है, तो इस विधि के गुण है, सर्वप्रथम यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक जो है सिद्धांतों का पालन करती है। क्यों करती है, क्योंकि यह पहले उसे मूर्त ज्ञान प्रदान करती है, इसमें विद्यार्थी अपनी दोनों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सक्रिय रहता है, इसलिए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, परंतु यह शिक्षक केंद्रित विधि है। यह आपको ध्यान रखना, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है परंतु यह एक शिक्षक केंद्रित विधि, क्योंकि वस्तु छात्रों के सामने होती है और स्वयं ही सामान्यीकरण विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है, अर्थात वह स्वयं ही उनका सामान्यीकरण करते हैं, उसके प्रति अपने संज्ञानात्मक संरचना को निर्मित करते हैं, तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो अर्थात जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि बालक जो होता है अपनी संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण स्वयं करता है, वो निर्मितवादी होता है, वह संरचनावादी होता है, वह संप्रत्य का निर्माण स्वयं करता है, तो वह देख करके प्रत्यक्षण करने के पश्चात ही अपनी संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण करता है। द्वितीय जो बिंदु है वह है विषय वस्तु का अधिक स्पष्टीकरण। इसके अंतर्गत जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या के दौरान केवल विषय वस्तु को हम तार्किक क्रम में प्रस्तुत कर सकते हैं, वह अमूर्त ज्ञान उसे प्रदान करते हैं, परंतु प्रदर्शन के माध्यम से उसे वैज्ञानिक घटनाओं या हम कहें कि प्रक्रिया का पूर्णतः स्पष्टीकरण हो जाता है, क्योंकि उसमें मूर्त रूप में, वास्तविक रूप में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, इसलिए वास्तविक पदार्थ को क्रियात्मक रूप में देखा जाता है, अर्थात क्रिया को भी पूर्ण रूप से दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत तीसरा बिंदु है स्थायी ज्ञान, देखने व निरीक्षण से, अर्थात इसके अंतर्गत जो ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, अर्थात अधिगम जो होता है वह स्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह देखने व निरीक्षण से होता है।
घटनाओं का अधिक स्थायी प्रभाव विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाता है। अर्थात किसी भी विद्यार्थी द्वारा देखी गई जो वस्तु है वह अधिक स्थायी होती है, क्योंकि देखने पर वह उसका एक संप्रत्य निर्माण कर लेता है, वह अपनी संज्ञानात्मक संरचना में उसको स्थापित कर लेता है, वह उसके प्रति प्रतिक्रियाएं करता है, वह उस उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है। और हम कहें कि वो जो बालक है वह उस नई संरचना के प्रति उनमें समानताएं खोजता है, विभिन्नताएं खोजता है, उसके पश्चात एक स्कीमा विकसित कर लेता है। इसीलिए वह जो संरचना है वह अधिक स्थायी होती है। विद्यार्थियों को देखने व सुनने की इंद्रियां अधिक सक्रिय होती है, अर्थात जो हम दैनिक जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अधिक से अधिक देखने और सुनने के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, और ये दोनों इंद्रियां छोटे बालकों की अधिक सक्रिय रहती है और इन्हीं के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से इससे समझ जाते हैं। इसके पश्चात है शिक्षक के लिए उपयुक्त है। शिक्षक के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि शिक्षक के लिए ये समय भी बचाती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी पर समय खर्च नहीं करना पड़ता है। शक्ति की दृष्टि से भी प्रदर्शन अधिक उपयुक्त है, अर्थात इसमें कम शक्ति का उपयोग होता है, प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग नहीं समझाना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक का अपना नियंत्रण रहता है, क्योंकि सभी बच्चे एक सामने उस प्रदर्शन को देखते रहते हैं और एक ही शिक्षक द्वारा सभी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अतः वह शिक्षण बिंदु को अधिक स्पष्ट और निर्देशित कर पाता है, क्योंकि एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही विषय वस्तु का ज्ञान बहुत सारे बालकों को प्रदान किया जाता है। इसलिए एक विषय वस्तु को अधिक क्रमबद्ध रूप में वह स्पष्ट और निर्देशित कर पाता है, क्योंकि इसमें व्याख्या द्वारा वह प्रदर्शन करता है। इसके पश्चात ये कम खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें उपकरणों पर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता है। एक ही शिक्षक के द्वारा बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए अर्थात प्रयोग के उपकरण या अन्यत्र अधिक मूल्यवान हो तो उनके टूटने या बिगड़ने का भी खतरा रहता है, जिसके कारण छात्रों को ये उपकरण नहीं दे सकते हैं, ये हम जानते ही हैं। इसीलिए अध्यापक जो है प्रदर्शन द्वारा स्वयं इनका सफल परीक्षण कर खर्चे की बचत भी करता है। अतः यह कम खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपकरणों को लाया नहीं जाता है, उपकरणों पर खर्च नहीं किया जाता है। इसके पश्चात विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सत्यों के अन्वेषण के लिए प्रेरित करना, अर्थात इस प्रदर्शन में परिणाम के तत्काल ज्ञान से, अर्थात जब जो शिक्षक होता है वह प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन के माध्यम से वह विभिन्न संकल्पनाओं को, विभिन्न परिकल्पनाओं को या सिद्धांतों को जब वह सिद्ध करता है तो उससे क्या होता है, उसके परिणाम से छात्रों को तत्काल पुनर्बलन मिलता है, उन्हें प्रतिपुष्टि मिलती है, जिससे कि उनमें वैज्ञानिक सत्यों के अन्वेषण के लिए वह प्रेरित होते हैं या प्रोत्साहित होते हैं। अर्थात उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति या वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास होता है। वह नई नई चीज़ों को सीखने, नई नई संरचनाओं का निर्माण करने, उनमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है, नई नई विचार उत्पन्न करने की क्षमता, मौलिकता उनमें उत्पन्न होती है। इसके पश्चात हम इनके दोष पढ़ेंगे। दोष अर्थात इनकी सीमाएं क्या है? एक शिक्षक केंद्रित विधि है, अर्थात इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, वह अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, परंतु विद्यार्थियों को प्रयोग करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। अतः विद्यार्थी इसमें सक्रिय नहीं होते हैं, वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वह अपनी केवल आँख और कान का कर्णेंद्रियों का प्रयोग कर पाते हैं। सभी छात्रों को उपकरण के विभिन्न अंगों के पूरे परिचय का अवसर नहीं मिल पाता, अर्थात छात्रों को पूरे जो अंग हैं उपकरणों के, उनका परिचय नहीं कराया जा सकता है सभी छात्रों को, क्योंकि कुछ ही छात्रों द्वारा उपकरणों को व्यवस्थित किया जा सकता है, कुछ ही छात्रों को सहायता में लिया जा सकता है उन उपकरणों को व्यवस्थित करने में। सभी छात्रों के द्वारा वह अपने स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं और उसका परिचय पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात व्यक्तिगत विभिन्नता का इसमें कोई नहीं स्थान होता है। क्यों स्थान नहीं होता है? क्योंकि सभी छात्रों के लिए एक ही प्रकार से, एक ही विधि से पढ़ाया जाता है। सभी छात्रों को समकक्ष समेकित शिक्षा जो होती है, समावेशी शिक्षा, उसके अनुसार, एकीकृत शिक्षा के अनुसार पढ़ाया जाता है। विभिन्न बालकों की, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं, उनकी रुचियों, आवश्यकताओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली छात्रों, सामान्य छात्रों को एक ही गति से इसमें पढ़ाया जाता है, अर्थात सभी छात्रों को एक ही कक्षा के अंतर्गत एक ही प्रदर्शन द्वारा पढ़ाया जाता है। केवल कुछ छात्र ही सक्रिय रह पाते हैं, अधिकांश छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि कुछ छात्रों की योग्यताओं, उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुकूल होता है तो वह सक्रिय रह पाते हैं, वो उसके प्रति अनुकूलित हो पाते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है तो वो सक्रिय रह पाते हैं। और बाकी जो छात्र इससे, जिनके छात्रों के अनुकूल ये नहीं है, जिनकी योग्यताओं के अनुकूल नहीं है, जिनकी रुचियों के अनुकूल नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। करके सीखो सिद्धांत के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें स्वयं करके नहीं सीखता,
अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग वह नहीं करता है, वह खुद प्रयोग नहीं करता है, इसीलिए ये करके सीखने के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। प्रयोगशाला संबंधित अपेक्षित कौशल का विकास नहीं हो पाता है, अर्थात प्रयोगशाला में जो कार्य करता है विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, उसका जो कौशल है, प्रयोगशाला से जो कौशल विकसित होता है, चीज़ों में उपकरणों को व्यवस्थित करने का कौशल, उपकरणों को बनाने का, उसकी विधि जानने का, या हम कहें कि उपकरणों की प्रक्रिया जानने का, प्रक्रिया करने का, नई चीज़ का निर्माण करने का कौशल उसमें विकसित नहीं हो पाता है और वह भौतिक विज्ञान की जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब सबसे पहले प्रभावशाली और सफल प्रदर्शन हेतु सुझाव क्या है? प्रभावशाली एवं सफल प्रदर्शन किस प्रकार से हम इसमें सुधार कर सकते हैं? सबसे पहला, प्रदर्शन से पूर्व समूची रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, यथार्थ समूची रूपरेखा अर्थात उसकी योजना हमें निर्मित कर लेनी चाहिए जिससे कि उसकी क्रियान्विति अच्छी हो सके। प्रयोग को प्रदर्शन से पूर्व स्वयं करके देख लेना चाहिए, अर्थात प्रयोग को प्रदर्शन से पूर्व हमें एक उसका प्रयोग पहले कर लेना चाहिए ताकि उसके जो अंतर्गत आने वाली जो समस्याएं हैं उनके प्रति हम सचेत हो जाएं, उनका हम समाधान कर लेवें। उसके अलावा प्रदर्शित उपकरण तथा यथासंभव बड़े आकार के होने चाहिए तथा प्रदर्शन मेज पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, अर्थात जो प्रदर्शित उपकरण है उनकी साइज जो हो, उनका आकार बड़ा हो ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। और बड़े आकार के और प्रदर्शन मेज पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी को वह उचित प्रकाश में उचित रूप से दिख सके। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपकरण सभी छात्रों को ठीक प्रकार से दिखाई दे रहा हो। मेज पर सभी उपकरण क्रमबद्ध तरीके से समायोजित हो ताकि प्रदर्शन के समय इधर उधर खोज न करनी पड़े, जिससे कि क्या होता है कि हमें समय की बचत होती है और हम उस जो निश्चित बिंदु है, निश्चित विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहे हैं उससे भटक नहीं पाते हैं। प्रदर्शन से पूर्व छात्रों को प्रदर्शन का उद्देश्य स्पष्ट है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें छात्रों को प्रदर्शन से पूर्व उसका जो उद्देश्य है, उसके व्यवहारिक जो उद्देश्य जो हमें परिवर्तन लाने हैं छात्रों के अंतर्गत, उनको स्पष्ट कर देना चाहिए व्याख्यान विधि से, अर्थात या प्रस्तावना उसकी कर देनी चाहिए। उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को पहले ही जोड़ देना चाहिए और प्रयोग संबंधित पूर्व ज्ञान उन्हें पहले ही दे देना चाहिए, अर्थात उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ देना चाहिए और उन्हें पहले ही उपकरणों के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए, उन्हें पहले उसकी प्रस्तावना कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि छात्र उपकरणों और विषय वस्तु से संबंधित कोई भी शंका नहीं रहती है, वह उन उपकरणों के बारे में जानते हैं और उनकी समुचित प्रकार से उनका अवबोधन कर लेते हैं। सामान्यीकरण संबंधी सारांश लिखने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग अपेक्षित है, किंतु प्रदर्शन के समय प्रयोग को छोड़कर श्यामपट्ट तक नहीं जाना चाहिए, इससे कोई दुर्घटना घट सकती है। अर्थात इनके कहने का अर्थ है कि जब हम उसके मुख्य बिंदु लिखते हैं, उसके सारांश लिखते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं, तो उनको हमें प्रयोग करने के पश्चात उस सारांश को, उस सामान्यीकरण को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए और प्रदर्शन के समय यह कार्य नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन में पूर्ण होने के पश्चात ही श्यामपट्ट पर उसका सारांश लिखना चाहिए, अन्यथा हम प्रदर्शन को छोड़कर जाएंगे तो प्रदर्शन की जो विषय वस्तु, प्रदर्शन के जो उपकरण हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो सकती है, वो टूट सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रश्न पूछे तो शिक्षक को उनकी जिज्ञासाएं प्रदर्शन के समय ही शांत करनी चाहिए, अर्थात प्रदर्शन के समय ही, उसी समय जिस समय विद्यार्थियों के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है या उनके मन में कोई विचार आता है, उनके मन में कोई प्रश्न आते हैं, तो उनका समाधान उसी समय करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन पूर्ण होने के बाद यदि हम उनका जो समस्या का समाधान है उनको प्रदर्शन होने के बाद में करेंगे तो उनकी रुचि उसमें नहीं रहेगी, वो तत्कालीन मूर्त वस्तु के माध्यम से उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें उसी समय कर देना चाहिए। छात्रों को निरीक्षण तथा निष्कर्षों के अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहना चाहिए, अर्थात जो निरीक्षण उन्होंने किया है, जो तुलना, जो सामान्यीकरण, जो अवबोधन उन्होंने किया है, उसको अपने विचारों, अपने शब्दों में उन्हें अपनी किताब में, अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना चाहिए, उन निष्कर्षों को उन्हें लिखने के लिए कहना चाहिए ताकि उनमें विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास हो सके और वह संपूर्ण अवबोधन प्राप्त कर सके। इसके पश्चात प्रदर्शन जो है वह तीव्रता से स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में क्या होनी चाहिए? तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, बीच बीच में रुक करके हमें प्रदर्शन नहीं करना है, स्पष्ट रूप से तीव्रता से करना है और छोटे छोटे सामान्यीकरण के साथ निष्कर्ष निकलते जाने चाहिए, अर्थात हमें धीरे धीरे उसका सामान्यीकरण अर्थात उसकी मुख्य बातों को बताते जाना है और उसके पश्चात उससे जो सिद्धांत का प्रतिपादन या उसे सिद्ध करते जाना चाहिए। जटिल एवं लंबा प्रदर्शन भ्रांति उत्पन्न कर सकता है, अर्थात जब जो प्रदर्शन होता है वो यदि लंबा हो, लंबी विषय वस्तु हो, तो वो क्या हो जाए, उसमें क्या है, विद्यार्थियों में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, उनमें शंकाएं उत्पन्न हो जाती है, उनमें क्रमबद्धता नहीं रहती है और विद्यार्थियों की रुचि जो है वो
हट जाती है उस प्रदर्शन से, तो वह जो प्रदर्शन है रुचिपूर्ण नहीं हो पाता है और वह विद्यार्थी सक्रिय रूप से उसे समझ नहीं पाते। इसके लिए प्रदर्शन के उद्देश्यों को पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पहले ही प्रदर्शन का उद्देश्य बता देना चाहिए, उसकी प्रस्तावना कर देनी चाहिए, उनके पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ देना चाहिए, उन उपकरणों के बारे में, उन सिद्धांतों के बारे में उन्हें पहले सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसके पश्चात व्यवहारिक या प्रायोगिक ज्ञान उन्हें प्रदर्शन के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदर्शन समाप्ति पर शिक्षक को उसके निरीक्षण एवं परिणामों पर चर्चा करनी चाहिए, अर्थात प्रदर्शन की जब समाप्ति हो जाए तो शिक्षक को उसके निरीक्षण एवं परिणामों पर चर्चा अर्थात वाद विवाद या वो चर्चा कर सकते हैं कि किस विद्यार्थी ने किस प्रकार परीक्षण किया, कौन सा विद्यार्थी उस प्रदर्शन के बारे में क्या सोचता है, उस प्रदर्शन में किस प्रकार की संभावनाएं, उस प्रदर्शन में क्या कमियां रही है, क्या उसके गुण थे, क्या उसने उसमें समानताएं देखी, क्या विभेदीकरण किया। तो इस प्रकार की वह समानताएं, इस प्रकार की इन चर्चाओं को आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को क्रिएटिविटी, उसकी सृजनात्मकता या उसके विचारों एवं मौलिकता को वृद्धि या उसकी मौलिकता को एक ताकत प्रदान होती है, एक नई दिशा मिलती है और इस प्रकार से प्रदर्शन विधि पूर्ण होती है।